मैं डॉक्टर बी एस दादीज एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने एबीसी एग्रो क्लासेस उदयपुर के ई प्लेटफॉर्म पर। जो हमारी अभी क्लासेस चल रही है उसमें आज भी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं आपके सामने। वो टॉपिक का नाम है वीड, खरपतवार। देखिए, आप जानते हैं वीड, खरपतवार। खरपतवार जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? वीड। ये टॉपिक आपके 11वीं में, 12वीं में, जेट में, सीयूटी में, सारे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से प्रश्न बनता ही बनता है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आज के महत्वपूर्ण टॉपिक को, जिसका नाम है खरपतवार। तो देखिए, अगर बहुत सिंपल सी बात करें आपसे कि खरपतवार की परिभाषा क्या होती है, तो हमारे माइंड में बहुत सी चीजें आती है कि खरपतवार बिना बोए पौधे होते हैं, ये फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, इनका अंकुरण ज्यादा हो जाता है, ये बिना बोए उग जाते हैं। ऐसी बहुत सारी परिभाषाएं हैं। लेकिन अगर आपसे पूछें कि खरपतवार की एग्जैक्ट परिभाषा क्या होगी, तो वो आप सुनिएगा। खरपतवार एक्चुअली कहते किसे हैं? वे अवांछित पौधे, सुनिएगा, वे अवांछित पौधे जो वहां पाए जाते हैं जहां उनकी आवश्यकता नहीं होती। देखिए, ये खरपतवार की एग्जैक्ट वास्तविक परिभाषा है। खरपतवार वे अवांछित पौधे होते हैं जो वहां पाए जाते हैं जहां उनकी आवश्यकता नहीं होती है। ग्रोइंग आउट ऑफ प्लेस, आउट ऑफ टाइम, याद रखिएगा। खरपतवार विज्ञान का जनक कहा जाता है जेथ्रो टुल को। जेथ्रो टुल को खरपतवार विज्ञान का जनक कहा जाता है। खरपतवार विज्ञान का जनक अगर कभी आपसे पूछ लें तो कहा जाता है किसको? जेथ्रो टुल को खरपतवार विज्ञान का जनक कहा जाता है। कि एनआरसीडब्ल्यूएस का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो याद रखिएगा, एनआरसीडब्ल्यूएस का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? जबलपुर। याद रखिएगा, जबलपुर, एमपी। ठीक है। तो यह एक प्रमुख अनुसंधान संस्थान है जहां पर खरपतवार के ऊपर अध्ययन किया जाता है। अब हम जब बात करते हैं कि खरपतवार के गुण क्या हैं जो उससे फसलों को इतना प्रतियोगिता करने के लिए न्यूट्रिशन प्रदान करते हैं, या इतनी ताकत होती है खरपतवार में कि वो मुख्य फसल से इतना अच्छे से प्रतियोगिता कर पाते हैं, तो देखिएगा खरपतवार के प्रमुख गुण। खरपतवार के कुछ प्रमुख गुण, तो अगर आपसे गुणों की बात करें तो याद रखिएगा, सबसे पहला तो इनका महत्वपूर्ण गुण है अधिक बीज उत्पादन। ये देखिएगा, सबसे मेन गुण है इनका अधिक बीज उत्पादन। मोर सीड प्रोडक्शन। मुख्य फसलों के कंपैरिजन में इनका बीज का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, इस कारण से इनको नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। तो इनके अधिक बीज उत्पादन होता है, ये इनका पहला गुण देखिएगा। दूसरा गुण देखिएगा, इनकी जो जड़ें होती हैं, जड़ों का गहरा होना। मुख्य फसल की तुलना में इनकी जड़ें अधिक गहरे तक पहुंचती है, जहां से ये पोषण और पानी को इजीली ग्रहण कर पाती है, और इस कारण से मुख्य फसल से ये प्रतियोगिता कर लेती है। तो दूसरा है जड़ों का गहरा होना। तो अगर आपसे पूछे कि फसलों की खरपतवारों के गुण बताइए, तो उसमें ये गुण चल रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अधिक अंकुरण क्षमता। इनकी जर्मिनेशन कैपेबिलिटी अधिक होती है फसलों की तुलना में। फसलों की तुलना में इनके बीजों का अंकुरण अधिक होता है और जल्दी होता है, जिससे ये मुख्य फसल से इजीली प्रतियोगिता कर पाते हैं। तो देखिए, फसल का सॉरी खरपतवारों के जो गुण की बात कर रहे हैं, उसमें जो गुण चल रहे हैं उसमें नेक्स्ट गुण देखिएगा, इनका जो रिप्रोडक्शन होता है, इनका जनन, वो जनन बीज के अलावा कायिक जनन भी इनमें पाया जाता है। कायिक
जनन, कायिक जनन का मतलब होता है बीज के अलावा पौधे के किसी भी भाग से नए पौधे का निर्माण होना, चाहे वो जड़ हो, चाहे वो तना हो, चाहे वो पत्ती हो। तो खरपतवारों में कायिक जनन का जो गुण होता है वो बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद में अगर आपसे पूछें तो नेक्स्ट प्रश्न, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करना, सभी प्रकार की मृदा में वृद्धि। खरपतवार क्या करते हैं, उनके लिए किसी पर्टिकुलर मृदा की आवश्यकता नहीं होती, खरपतवार हर तरह की मृदा के अंदर अपनी वृद्धि कर पाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट अगर आपसे बात करें तो इनका प्रसारण जो है वो बहुत तीव्र होता है। प्रसारण बहुत तीव्र तीव्र इनका प्रसारण होता है। प्रसारण का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना। तो ये खरपतवार बहुत इजीली अपना ट्रांसपोर्टेशन कर पाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, प्रतिरोधी हो जाना। खरपतवार क्या होते हैं, प्रतिरोधी हो जाते हैं। प्रतिरोधी गुण का विकास, प्रतिरोधी गुण का खरपतवार अपने अंदर विकास कर लेते हैं, जिससे आप उसका कंट्रोल करना चाहते भी हो तो उसमें आपको अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये नेक्स्ट गुण था खरपतवारों में, प्रतिरोधी गुण का विकास हो जाना। इसके बाद में अगर आपसे पूछें तो याद रखिएगा, खरपतवारों को कम पानी की आवश्यकता होती है। खरपतवार को कम पानी की आवश्यकता होती है, तो कम पानी में भी अपना जीवन चक्र अच्छे से पूरा कर सकते हैं एज कंपेयर टू मुख्य फसल के। इस कारण से मुख्य फसल को नुकसान होता है। अच्छा, फिर आपसे अगर और बात करें इसके अलावा और कोई गुण है तो याद रखिएगा, खरपतवारों में एक और गुण होता है तीव्र परिपक्वता। बहुत जल्दी ये मैच्योर हो जाते हैं, बहुत जल्दी अपनी ग्रोथ कर लेते हैं। इस कारण से भी ये मुख्य फसलों से प्रतियोगिता कर पाते हैं। तो ये सारे जो हमने अभी पढ़े वो सारे खरपतवारों के प्रमुख गुण थे, याद रखिएगा। अब अगर आपसे ऐसा पूछ रहे हैं ऐसा और कोई गुण है जो खरपतवारों में पाया जाता है, तो हाँ, खरपतवारों का एक बहुत महत्वपूर्ण गुण होता है। उस गुण को कहा जाता है सुषुप्तावस्था का पाया जाना। ये देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट गुण है, खरपतवारों में सुषुप्त अवस्था पाई जाती है। सुषुप्त अवस्था का मतलब होता है डोरमेंसी स्टेज। होता क्या है, जब जब भी खरपतवार के लिए प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो खरपतवार अपनी वृद्धि करना बंद कर देता है। और कब तक बंद रखता है, जब तक कि वापस परिस्थितियां उसके लिए अनुकूल न हो जाए। इसी कारण से खरपतवार को नियंत्रण करना बहुत मुश्किल होता है। सपोज आपने केमिकल स्प्रे किया, स्प्रे करते ही खरपतवार ने अपनी ग्रोथ रोक ली। और कब तक रोकी, जब तक उस इफेक्ट का, उसका खरपतवार नाशी का इफेक्ट खत्म नहीं हो जाए। जैसे ही खत्म हुआ उसने पुनः अपनी वृद्धि करना आरंभ कर दिया। इस गुण को कहा जाता है सुषुप्तावस्था, डोरमेंसी। डोरमेंसी यह एक खरपतवारों का प्रमुख गुण है। तो देखिए, अभी जो हमने बात करी वो हमने करी खरपतवार के मुख्य गुण क्या क्या होते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आए होंगे। आगे चलते हैं। खरपतवारों के गुण के बाद में दूसरा पॉइंट आता है इनका वर्गीकरण। खरपतवार के बहुत सारे वर्गीकरण हैं। उन वर्गीकरण में से अगर हम सबसे पहला वर्गीकरण देखें तो वो तो आप जानते हैं, पहला वर्गीकरण होता है उनके जीवन चक्र के आधार पर। खरपतवारों का पहला जो वर्गीकरण है वो है उनके जीवन चक्र के आधार पर, लाइफ साइकिल के बेसिस पर। जीवन चक्र के आधार पर खरपतवार तीन प्रकार के होते हैं। ये आप जानते हैं, एक वर्षीय, दूसरे होते हैं द्विवर्षीय, और एक होते हैं बहुवर्षीय। इनको बोलते हैं एनुअल, ये है बाइनियल, ये है पेरिनियल। अब ये देखिए, एक वर्षीय खरपतवार का मतलब क्या, एक वर्षीय खरपतवार का मतलब है वो ये खरपतवार अपना जीवन चक्र एक साल में पूरा कर लेते हैं, सिंपल। द्विवर्षीय खरपतवार
अपना जीवन चक्र 2 साल में पूरा करते हैं और बहुवर्षीय खरपतवार अपना जीवन 2 से ज्यादा सालों में पूरा करते हैं। तो देखिए, खरपतवार की अगर दो बात करें कि द्विवर्षीय है, तो ये प्रथम वर्ष में क्या करते हैं? प्रथम वर्ष में अपनी वृद्धि करते हैं, कायिक वृद्धि। प्रथम वर्ष में अपनी क्या करते हैं? कायिक वृद्धि करते हैं। और द्वितीय वर्ष में वो क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ बीज उत्पादन करते हैं। इसीलिए तो बोलते हैं खरपतवारों के बीज उत्पादन की दर मुख्य फसल की तुलना में ज्यादा होती है, कि देखिए पूरे साल केवल और केवल बीज उत्पादन करेंगे। अच्छा, बहुवर्षीय क्या होंगे? बहुवर्षीय में केवल प्रथम वर्ष जो होगा, प्रथम वर्ष में वृद्धि करेंगे। उसके बाद में जितने भी साल उनका जीवन चक्र है, जितने भी साल जीवन चक्र है उनका, चाहे 3 हो चाहे 4 हो, उस पूरे जीवन चक्र में वो क्या करते हैं? केवल बीज का उत्पादन करते हैं। और जो एक वर्षीय है, वो एक वर्षीय चूंकि उनका जीवन चक्र एक ही साल है, तो वो एक ही साल के अंदर अपनी कायिक वृद्धि और बीज उत्पादन दोनों वो एक ही साल में करते हैं। ये दोनों काम एक वर्ष में। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ लें कि एक वर्षीय खरपतवार क्या होता है, इसे एनुअल बोलते हैं। द्विवर्षीय खरपतवार क्या होता है? बाइनियल। बहुवर्षीय खरपतवार क्या होता है? पेरिनियल। तो इस तरह से याद रखिएगा, एक वर्षीय खरपतवार में वृद्धि और बीज उत्पादन एक ही साल में होता है। द्विवर्षीय खरपतवार में पहले साल में उनकी वृद्धि होती है, दूसरे साल में वो क्या करते हैं? बीज का उत्पादन करते हैं। और बहुवर्षीय खरपतवार अगर आपसे पूछे, तो पहले साल में उनकी कायिक वृद्धि होती है, उसके बाद में उनका जितना भी जीवन चक्र है, उस पूरे जीवन चक्र के अंदर वो अपना बीजों का उत्पादन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब देखिए, ये जो हमने वर्गीकरण पढ़ा, एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय, प्रश्न इस पे बनता है कि एक वर्षीय खरपतवार है तो उनके कोई उदाहरण भी तो होंगे। तो उनके उदाहरण आप याद रखिएगा। उदाहरण की अगर हम बात करें एक वर्षीय खरपतवार के, तो दो एग्जाम्पल याद रखिएगा, कृष्णनील और बथुआ। उदाहरण, कृष्णनील और बथुआ। अगर कभी पूछ लें कि ये दोनों किस प्रकार के खरपतवार हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ये दोनों एक वर्षीय खरपतवार के उदाहरण हैं। फिर आपसे पूछें कि तो द्विवर्षीय खरपतवार का उदाहरण बताओ, तो द्विवर्षीय खरपतवार के जो उदाहरण होते हैं वो होते हैं जंगली प्याजी और जंगली गाजर। याद रखिएगा, जंगली प्याज और जंगली गाजर, ये सब आपकी एनसीईआरटी 12th की बुक्स में लिखा हुआ है, आप उसको भी रेकमेंड कर सकते हैं। फिर देखिएगा, फिर आपसे पूछें बहुवर्षीय खरपतवार, तो बहुवर्षीय खरपतवार में आप याद रखना, बहुवर्षीय खरपतवार में हिरनखुरी आती है, और उसके अलावा चाहो तो आप उसमें जंगली बेर भी लिख सकते हो। हिरनखुरी, जंगली बेर। तो देखिए, ये हमने पहला वर्गीकरण पढ़ा। ये वर्गीकरण था किसके आधार पर? जीवन चक्र के आधार पर। अब देखिए, जीवन चक्र के आधार के बाद में जो दूसरा वर्गीकरण आता है, वो वर्गीकरण आता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आता है बीज पत्र के आधार पर। किसके आधार पर? बीज पत्र के आधार पर। बीज पत्र के आधार पर। बीज पत्र, देखिए बीज पत्र के आधार पर खरपतवार दो तरह के होते हैं। देखिए, आप जानते हैं उनको कहा जाता है मोनोकोट और डाइकोट। एक बीज पत्री और द्विबीजपत्री, इन्हें कहा जाता है मोनोकोट और इन्हें कहा जाता है डाइकोट। अब देखिए, हम एक बीजपत्री किन्हें बोलेंगे? ऐसे सभी खरपतवार जो बीच में से दो भाग में विभाजित नहीं हो सकते हैं, जैसे लेग्यूम्स होते हैं, दालें होती है, उस तरह से अगर ये दो भाग में विभाजित नहीं हो सकते हैं, तो उन्हें कहा जाएगा एक बीजपत्री खरपतवार। और ऐसे सभी खरपतवार जो बीच में से दो भागों में विभाजित हो सकते हैं, जैसे चने की दाल या चना, तो उस तरह से अगर ये दो भाग में विभाजित हो सकते हैं, तो इन्हें कहा जाएगा द्विवर्षीय खरपतवार। इसका मतलब एक बीजपत्री क्या होते हैं? विभाजित नहीं होते हैं।
और द्विबीजपत्री जो होते हैं वो दो भागों में विभाजित हो जाते हैं, दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। तो इस तरह से ये दूसरा क्लासिफिकेशन है, जो क्लासिफिकेशन किसके आधार पर है? बीजपत्र के आधार पर है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री के आधार पर। तो याद रखिएगा, अगर आपसे एक बीजपत्री का उदाहरण पूछे तो उसका उदाहरण बहुत सिंपल है, दूबघास, मोथा और प्याजी। इसके एग्जाम्पल है दूबघास, मोथा और प्याजी। ये तीन याद रखिएगा आप। ये किसके उदाहरण है? एक बीजपत्री खरपतवार के उदाहरण है, मोथा, दूबघास और प्याजी। और यही अगर आपको उसके पूछ लें द्विबीजपत्री के, तो याद रखिएगा उसका एग्जाम्पल है जंगली चौलाई और सत्यानाशी। जंगली चौलाई और सत्यानाशी, जिसे आर्जीमोन मैक्सिकाना भी कहा जाता है, सत्यानाशी। तो ये जो दूसरा क्लासिफिकेशन था, वो क्लासिफिकेशन हमने किसके आधार पर किया? बीजपत्रों के आधार पर किया, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री जो अपना जो दो भागों में विभाजित नहीं होते हैं, वो द्विबीजपत्री जो होते हैं वो दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। यहां तक ये क्लासिफिकेशन समझ में आया आपको? नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तीसरा देखिएगा। तीसरा वर्गीकरण है वो खरपतवार, पौधों के संबंध के आधार पर। ये तीसरा क्लासिफिकेशन है कि संबंध के आधार पर खरपतवारों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो इसके जो पार्ट है वो देखिएगा, एब्सोल्यूट वीड, पहला है एब्सोल्यूट, दूसरा है रिलेटिव, तीसरा है मिमिक्री वीड। ये तीन नाम लिखे हुए हैं आपके खरपतवार पौधों के संबंध के आधार पर, एब्सोल्यूट वीड, रिलेटिव वीड, मिमिक्री वीड। और अगर आपसे चौथा नाम पूछें तो चौथा है रोगय। बताता हूं इन चारों के बारे में। रोगय, इसे कहा जाता है निरपेक्ष खरपतवार, इसे कहा जाता है सापेक्ष खरपतवार, इसे कहा जाता है नकलची खरपतवार, और इसे तो रोगई ही कहा जाता है। तो खरपतवार पौधों के संबंध के आधार पर खरपतवारों को चार भागों में विभाजित किया गया मुख्य रूप से। पहला है निरपेक्ष खरपतवार, जिसे आप एब्सोल्यूट वीड बोलते हो। दूसरा है सापेक्ष खरपतवार, जिसे आप रिलेटिव वीड बोलते हो। तीसरा है मिमिक वीड, जिसे आप नकलची खरपतवार बोलते हो। और चौथा है रोगय, इसे रोगय ही कहा जाता है, ROGUE, रोगय। अब देखिए निरपेक्ष खरपतवार क्या होते हैं? वो सारे के सारे खरपतवार जो मुख्य फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, सारे खरपतवार जो मुख्य फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, सारे खरपतवार जो मुख्य फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, वो सब किस कैटेगरी में जाएंगे? निरपेक्ष। इसमें वो सारे खरपतवार आएंगे, जैसे जंगली गाजर हो गई, सत्यानाशी होगा, सारे खरपतवार। अब देखिए, तो फिर सापेक्ष खरपतवार क्या है? तो सापेक्ष खरपतवार के अंदर आप याद रखिएगा, सापेक्ष खरपतवार कोई पूर्ण रूप से खरपतवार नहीं होते, वो फसल के बीज ही होते हैं, फसल के पौधे। सापेक्ष खरपतवार कोई पूर्ण रूप से खरपतवार नहीं होता, वो क्या होते हैं? मुख्य फसल ही होती है, लेकिन वो किसी फार्मर ने उस खेत में बोई नहीं होती, वो अपने आप उग जाती है, फसल के पौधे जो अपने आप उग जाते हैं, और वो आपकी मुख्य फसल नहीं होती है, उसे कहा जाता है सापेक्ष खरपतवार। तो सापेक्ष खरपतवार हम ऐसे बोल सकते हैं कि आपने सपोज गेहूं का सैंपल लिया, उसके अंदर कोई एक दो पौधे अगर सरसों के उग जाते हैं, तो वो उस केस में क्या हो गए? सापेक्ष खरपतवार हो गए। ठीक है, अब देखिए मिमिक खरपतवार तो नाम से पता लगता है, नकलची खरपतवार, इनकी जो आकारकी होती है, इनकी जो आकारकी मोर्फोलॉजी होती है, वो मुख्य फसल के समान दिखती है, मुख्य फसल के लगभग समान होती है।
इसीलिए तो इसे मिमिक्री वीड कहा गया। मिमिक्री का मतलब क्या होता है? नकल करना। तो जैसे हम सिंपल सा एग्जांपल देखें, गेहूं के खेत में गेहूं सा, अगर आपने नाम सुना होगा, गेहूं के खेत में गेहूं सा, गेहूं सा और गेहूं का रिजम्बलेंस, उनको आपस में जब आप देखते हैं तो उन दोनों में बहुत समानता नजर आती है, बहुत इजीली उनको अलग अलग नहीं डिफ्रेंशिएट किया जा सकता, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? नकलची खरपतवार। तो गेहूं का एक वीड होता है जिसे बोलते हैं गेहूं सा, इसका वानस्पतिक नाम होता है फेलेरिस माइनर। तो गेहूं में गेहूं सा किस प्रकार के खरपतवार का उदाहरण है? तो आपका आंसर हो जाएगा नकलची खरपतवार, जिसे हम क्या बोलते हैं? मिमिक वीड कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट दे रखा है रोगया। ये रोगया क्या है? देखिए अभी हमने सापेक्ष खरपतवार की बात करी थी। सापेक्ष खरपतवार में मुख्य फसल के साथ में दो तीन दूसरी फसल के पौधे उग गए जिनको हमने बोया नहीं था। यहाँ तो हमने फसल की बात करी। रोगया क्या होता है फिर? रोगया में ये जो बात होती है वो बात अप्लाई होती है किसी किस्म के ऊपर, किसी एक किस्म के पौधों के साथ किसी दूसरी किस्म के पौधों का उग जाना। यहाँ वेराइटी की बात हो रही है, दूसरी किस्म के पौधों का उग जाना, इस केस को हम बोलते हैं रोगया। तो देखिए सापेक्ष वीड हम बोलते हैं जिसमें फसल की बात हो रही थी, एक फसल के पौधे में दूसरी फसल के पौधे आ गए तो उसे कहा जाएगा सापेक्ष खरपतवार। लेकिन रोगया में हम स्पेसिफिक वेराइटी की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लोक वन वेराइटी बो रखी है गेहूं की और उसमें सोनालिका का एक या दो पौधे उग गए तो वो इस केस में क्या कहलाएंगे? रोगया कहलाएंगे। तो देखिए हमने अभी जो क्लासिफिकेशन पढ़ा वो हमने पढ़ा क्या? क्रॉप और वीड के रिलेशन के आधार पर। तो उसको हमने चार भागों में विभाजित किया, वो चारों भाग आपके सामने ले रखे हैं। और अगर इसमें स्पेसिफिक एक शब्द और जोड़ना चाहें तो आपने एक नाम सुना होगा, CLOS, परजीवी खरपतवार। याद रखिएगा ये सब क्या है? परजीवी खरपतवार, परजीवी खरपतवार। ये क्या क्या है? ये है कस्कुटा, एल का मतलब होता है लोरेंथस, ओ का मतलब होता है ओराबेंकी, और एस का मतलब होता है स्ट्राइका। इसमें से ये दोनों जो है ये तना परजीवी हैं, ये दोनों जो हैं वो जड़ परजीवी हैं। अब इसमें भी आप याद रखिएगा, इसमें क्वेश्चन बनता है, कैसे क्वेश्चन बनता है? कस्कुटा जो है वो पूर्ण तना परजीवी, याद रखिएगा, पूर्ण तना परजीवी। और लोरेंथस जो है वो अर्ध तना परजीवी। ठीक है, तो देखिए कस्कुटा और लोरेंथस दोनों कौन से? स्टेम पैरासाइट है। स्टेम पैरासाइट में भी एक है टोटली स्टेम पैरासाइट, एक है पार्शियली स्टेम पैरासाइट। इसका मतलब एक पूर्ण रूप से तना परजीवी है, एग्जाम्पल कस्कुटा, और अर्ध तना परजीवी पूछे तो उसका एग्जाम्पल है लोरेंथस। फिर देखिए ओराबेंकी और स्ट्राइका दोनों कैसे हैं? रूट पैरासाइट है, जड़ परजीवी है। तो यहाँ भी याद रखिएगा ओराबेंकी जो है वो पूर्ण जड़ परजीवी, कंप्लीट रूट पैरासाइट, और स्ट्राइका जो है वो अर्ध जड़ परजीवी। ये चीज आप याद रखिएगा, इस पे प्रश्न बनता है कि कौन कौन परजीवी खरपतवार हैं। तो उसके चार उदाहरण बताया मैंने आपको, कस्कुटा, लोरेंथस, ओराबेंकी और स्ट्राइका। इसमें से पहले जो दो थे कस्कुटा और लोरेंथस वो तना परजीवी हैं, और दूसरे जो दो थे ओराबेंकी और स्ट्राइका वो दोनों जड़ परजीवी हैं। लेकिन उसमें भी प्रश्न बनता है, ये जो फर्स्ट वाला है वो पूर्ण तना परजीवी है, दूसरा अर्ध तना परजीवी है। यह जो पहला वाला है इसमें ओराबेंकी, वो ओराबेंकी है पूर्ण जड़ परजीवी, और जो स्ट्राइका है वो है अर्धपूर्ण परजीवी। ओराबेंकी और स्ट्राइका पे तो प्रश्न बनता भी है कि ओराबेंकी किस फसल का मुख्य खरपतवार है? तो उसका आंसर है तंबाकू, तंबाकू। और अगर कभी स्ट्राइका का पूछ ले तो बाजरा, पल मिलेट। ये तो आपको याद
होना ही चाहिए। कस्कुटा का पूछ ले तो अल्फाल्फा, और अगर लोरेंथस का पूछ ले तो चाय। तो इस तरह से आपको ये पूरा क्लासिफिकेशन खरपतवारों का पता होना चाहिए। इसके बाद में एक और क्लासिफिकेशन आता है, हम उसकी बात करते हैं। वो क्लासिफिकेशन है पत्ती के आधार पर। देखिएगा, पत्ती के आधार पर कैसे, दो भाग हैं, संकरी पत्ती और चौड़ी पत्ती। नाम से पता लगता है जिसकी लीफ छोटी होती है, संकरी होती है, और दूसरी है चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। चौड़ी पत्ती, इसको बोलते हैं ब्रॉड लीफ, इसको बोलते हैं नैरो लीफ। तो देखिए, खरपतवार को पत्ती के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है, संकरी पत्ती वाले खरपतवार और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। तो संकरी पत्ती वाले खरपतवार जिसकी पत्तियां कैसी होती है, छोटी होती है, उसका एग्जाम्पल है मोथा और दूब घास। याद रखिएगा, मोथा और दूब घास। दूब घास को बोलते हैं साइनोडोन टेक्टाइलोन। ये अगर प्रश्न पूछते हैं, इनकी पत्तियां छोटी होती है, इसलिए किस कैटेगरी में गए, संकरी पत्ती वाले खरपतवार। और दूसरा आपके सामने लिखा हुआ है चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। तो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार का एग्जाम्पल याद रखिएगा आप, हिरणखुरी, लहसुआ और बथुआ। हिरणखुरी और बथुआ याद रख लीजिए आप। तो हिरणखुरी और बथुआ, टिनोपोडियम स्पीशीज होती है बथुआ, हिरणखुरी होती है कॉन्वोल्वुलस स्पीशीज या आर्वेंसिस बोल सकते हो आप। तो देखिए, हमने नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ा, वो हमने पढ़ा खरपतवारों को उनकी पत्तियों के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला हमने बताया आपको चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, और दूसरा हमने पढ़ा संकरी पत्ती वाले खरपतवार। अब देखिए, संकरी पत्ती वाले खरपतवार के उदाहरण मोथा और दूबघास। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार का उदाहरण है वो है हिरणखुरी और बथुआ। तो देखिए, आज की क्लास में हमने खरपतवार क्या होते हैं, उनके गुण क्या क्या होते हैं, और उनके मुख्य वर्गीकरण कौन कौन से हैं, उसके बारे में अध्ययन किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे 11वीं 12वीं में भी प्रश्न बनता है, जेट सीयूटी में तो बनता ही बनता है। तो इस क्लास को आप अच्छे से समझिएगा और जुड़े रहिएगा आपके अपने एबीसी एग्रो क्लासेस उदयपुर परिवार के साथ। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। धन्यवाद।